बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर 11 में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक से रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या पढ़ा था, कि उसका क्या कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट गिवन रिएक्शन। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि ए 2 moles ऑफ A प्लस B moles ये आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन का हम रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? रेट एक्सप्रेशन मैं यहां पर लिख देती हूं, रेट विल बी इक्वल टू K इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब रेट एक्सप्रेशन में हम स्टूडेंट्स उन रिएक्टेंट्स को मेंशन करते हैं जो कि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये मोर देन 1 स्टेप में अगर प्रोसीड कर रहा है तो एक स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और एक स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। स्लो स्टेप को हमने क्या कहा था, दैट वाज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और जो जितने मोल्स या जितने आप कह लें मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमिनिंग स्टेप में मौजूद होते हैं ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट, वो हम रेट एक्सप्रेशन में मेंशन करते हैं। अब यहां पर आप देखें कि रेट एक्सप्रेशन हमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन यहां पर लिखती हूं, इस गिवन रिएक्शन का आप रेट एक्सप्रेशन देखें तो स्टूडेंट्स आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके स्लो स्टेप में दोनों रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन रिएक्टेंट ए के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर विल बी sum of exponents in the rate expression। अब sum of exponents 1 plus 1, ठीक है, this thing, तो ये क्या होगा, that will be the second order reaction। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सारी आप कह लें कि बातों से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रेट एक्सप्रेशन जो है हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड डाटा से इसकी इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं और फिर इस रेट एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम एक्सपोनेंट की वैल्यू जब उनका सम लेते हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि कौन से मेथड्स को यूज करते हुए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में डिफरेंट मेथड्स मेंशन हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 आपकी बुक में डिस्कस हैं। ठीक है, डिस्कस किए हुए हैं। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही केमिकल रिएक्शन के लगाते हैं और उनके रिस्पेक्टिव हम रेट कांस्टेंट या यू कैन से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इतना आप कह सकते हैं कि ये रिलायबल मेथड नहीं होगा। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या आता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डाटा को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो उन ग्राफ को स्टडी करते हुए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करते हैं। किस तरह से, अगर मैं कहूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर हम रेट और कंसंट्रेशन इन 2 एक्सप्रेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने देखा कि उसके अंदर रेट और कंसंट्रेशन की वैल्यूज को जब आपने ग्राफ में प्लॉट किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि रेट की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, या यू कैन से कंसंट्रेशन इज नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस तरह का रिलेशन हमने टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कौन सा पढ़ा था, दैट वाज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या इंडिकेट करी है, ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और अब हमारे पास एक ओरिजिन से ऐसे लाइन आई जो कि स्ट्रेट आगे एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स हमें क्या इंडिकेट करी है कि रेट और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारे पास फिर कौन सी टाइप बनेगी, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ग्राफ की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है डिफरेंशियल मेथड। इसी तरह से हमारी बुक में जो आपके पास मेथड डिस्कस हुए हैं, दैट इज द मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, जो आज हम अपने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिफ्थ मेथड इज द हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड्स हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस इसको देखते हैं। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ठीक है। स्टूडेंट्स इस मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक रिएक्शन लिख कर दिखाती हूँ ताकि हम इसको रिलेट कर सकें आसानी के साथ। 2NO प्लस 2 हाइड्रोजन एंड रिएक्ट टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस नाइट्रोजन। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन करना चाहते हैं। तो मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा कि हम एक किसी सिंगल रिएक्टेंट को क्या ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस है ना, हम एक सिंगल रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेंगे और दूसरे रिएक्टेंट को वेरी स्मॉल क्वांटिटी में लेकर फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमिन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। से हम 6 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, 6 एक्सपेरिमेंट्स। इन 6 एक्सपेरिमेंट्स का डाटा स्टूडेंट्स इस टेबल के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर हमने इन 6 एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया है कि फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में ले ली है, ठीक है। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत उसकी क्वांटिटी कम है, देखिए 0.006 और उसके कंपैरिजन में 0.001, ठीक है। इसका मतलब है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक्सेस में है और हाइड्रोजन जो है उसकी क्वांटिटी हमने स्मॉल ली है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इससे हमें फायदा क्या होता है कि जो रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किसकी क्वांटिटी या किसकी कंसंट्रेशन करेगी, जो कि रिएक्टेंट स्मॉल कंसंट्रेशन उसकी प्रेजेंट है या जिसकी हमने स्मॉल क्वांटिटी ली है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेंगे। नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट जो हैं उसके अंदर हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एक्सेस में ले ली, देखिए 0.009, ठीक है। ये एक्सेस क्वांटिटी है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज 0.001, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में क्या होगा कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एक्सेस में होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे ये इफेक्ट नहीं करेगी और हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को लेते हुए इफेक्ट देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। फर्दर स्टूडेंट्स हम इस टेबल को डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस को यूज करते हुए हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स में जैसे मैंने बताया कि हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक्सेस में ली। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या थी, 0.001। ये दोनों आपस में जब रिएक्ट किए हैं तो फिर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, 0.025, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर दी, ठीक है, दैट इज 0.002। जब हमने कंसंट्रेशन डबल की तो फिर रेट पे क्या इफेक्ट हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई,
डबल हो गई, ठीक है। ये 0.025 का आप डबल करें तो दैट विल बिकम 0.05, ठीक है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी उसी तरह से ही 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आप इन 3 एक्सपेरिमेंट से क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि रेट एक्सप्रेशन फॉर हाइड्रोजन रिएक्टेंट क्या होगा कि जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते थे, रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी तरह से बढ़ता था। तो हम कह सकते हैं कि रेट जो है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, रेज़ टू पावर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने कंसंट्रेशन कितनी ली, 0.001। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन तीनों एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपके पास आई है, दैट इज 0.0063, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू अब क्या कर दी है, डबल कर दी है। तो क्या अब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी डबल होगी? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डबल नहीं हुई, बल्कि वो क्या हो गई है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। दोबारा से देखें कि हमने जो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.001 लेकर रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू 0.0063 आई थी, जब हमने अपने रिएक्टेंट दैट वाज नाइट्रोजन ऑक्साइड उसकी कंसंट्रेशन डबल की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखें, जब हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की वैल्यू 3 टाइम्स की, उसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स ली, तो फिर क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 9 टाइम्स बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना, तो हम रेट एक्सप्रेशन इसका किस तरह से लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन विल बी KNO ट्वाइस, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों ये 6 एक्सपेरिमेंट से हमारे पास ये 2 इंफॉर्मेशन आई हैं। रेट एक्सप्रेशन का जो डाटा है वो हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम आसानी से इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखें, मैं अगर इसका ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो ये क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू K हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड 2, ठीक है, इस तरह से होगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या है, 2 और 1, तो 2 + 1 दैट विल बी द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर लिया, दैट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी आप एक्सेस में ले लेंगे ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहे और वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट ना करे, और फिर आप एक रिएक्टेंट को लेते हुए रेट ऑफ रिएक्शन पे उसका इफेक्ट मेजर करेंगे। फिर दूसरे रिएक्टेंट को जिसको आपने पहले एक्सेस में लिया था उसकी वैल्यू को आप स्मॉल क्वांटिटी में ले लेंगे और हाइड्रोजन जो है उसको एक्सेस में ले लें ताकि अब फर्स्ट रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी आपके पास रेट का इफेक्ट आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस रिएक्टेंट के साथ क्या उसका रिलेशन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब आपके पास रेट एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दैट केमिकल रिएक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, दैट इज द हाफ लाइफ मेथड। कि हाफ लाइफ मेथड को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। हाफ लाइफ मेथड, स्टूडेंट्स हाफ लाइफ मेथड को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हाफ लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं कि हाफ लाइफ हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स इसके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको सिंपल बताती हूँ कि अगर रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। अब रिएक्टेंट की आपने इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ली, 100 ग्राम्स ली, ठीक है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या हुआ कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो 100 ग्राम्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। अब क्या हुआ है कि 30 मिनट्स गुजरने के बाद 50 ग्राम रिएक्टेंट के वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये
इनिशियल कंसंट्रेशन से रिएक्टेंट्स की कितनी कंसंट्रेशन रहेगी, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन बाकी रह गई है ना, ठीक है। तो अब आप सिंपल कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन से उनकी कंसंट्रेशन हाफ रह जाए, वो हाफ जो कंसंट्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी। इस प्रोसेस के लिए कितना टाइम रिक्वायर था, 30 मिनट्स रिक्वायर थे। तो इस टाइम पीरियड को आप क्या कहेंगे, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्टेंट, ठीक है। यानी सिंपल, आपने जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली, उसकी हाफ वैल्यू जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रोसेस के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल किसी रिएक्टेंट को 30 मिनट्स रिक्वायर होंगे, किसी को 1 आवर रिक्वायर होगा, किसी को पूरा एक दिन रिक्वायर्ड होगा, तो ये डिफरेंट होगा हाफ लाइफ का टाइम, ठीक है। हर रिएक्टेंट का या हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की हाफ लाइफ डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हमने हाफ लाइफ क्या पढ़ा था, ठीक है। अब हाफ लाइफ मेथड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर डिटरमिनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन of reactants raised to the power 1 less than order of reaction। इस पूरी आप कह लें कि जो स्टेटमेंट है, इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका लिखने लगी हूं। टी हाफ क्या होती है, दैट इज द हाफ लाइफ, ठीक है। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स का मतलब है डिनोमिनेटर में आएगा, प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। स्मॉल ए किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन को, रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n-1 ये हो गया, ठीक है। रेज टू द पावर 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम बड़ी आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से स्टूडेंट्स, हमें क्या लेना होगा, हम यहां पर सबसे पहले मेंशन कर देते हैं टी हाफ, दैट इज द हाफ लाइफ, ठीक है। ए क्या है, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, और एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स, हम एक ही सिंगल रिएक्शन की, सिंगल केमिकल रिएक्शन के 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर हम इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे। जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट लेंगे तो हमारे पास क्या डेटा आ जाएगा कि फॉर एक्सपेरिमेंट 1, और ये हमने जो एक्सपेरिमेंट 2 परफॉर्म किया फॉर अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास क्या हाफ लाइफ आएगी, T1, ठीक है। अब मैं हाफ लाइफ को किससे डिनोट कर रही हूँ, T1 से, तो T1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। फॉर एक्सपेरिमेंट 1 को मैं A1 से डिनोट कर रही हूँ, n-1 इस तरह से। और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए क्या होगा, T2 और A2, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A2 होगी, n-1, ठीक है। ये वही एक्सप्रेशन है एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 के लिए, मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ रिलेशंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 ओवर T2, ये किसके इक्वल होगा, A2 ओवर A1, और n-1 को मैं कॉमन ले लूंगी, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन का क्या लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब हमने लॉग लिया तो फिर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, लॉग T1 ओवर T2 इज इक्वल टू लॉग A2 ओवर A1। स्टूडेंट्स, जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन का लॉग लेते हैं जिसके पास पावर होती है, तो वो जो पावर होती है वो यहां पर लॉग के साथ कोफिशिएंट में इस तरह से आ जाती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है, जो भी पावर होगी वो यहां पर लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू हम उसके लिए फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजमेंट से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास
n की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 ओवर T2 इस तरह से डिवाइडेड बाय log A2 ओवर A1। ठीक है, ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया है जिसकी मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर एक गिवन केमिकल रिएक्शन में गिवन केमिकल रिएक्शन का डाटा इस तरह से आपके पास हो कि आपके पास उसकी 2 हाफ लाइफ्स की वैल्यू आपको पता हो और उसके रिस्पेक्टिवली उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको मालूम हो, तो फिर इस फॉर्मूला में आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और बड़ी आसानी के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए हम बुक में से एक इस टॉपिक से रेलेवेंट एग्जांपल सॉल्व करते हैं और फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका अच्छी तरह से आ जाए। तो देखते हैं एग्जांपल। स्टूडेंट्स, एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज इन थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O एट 760 डिग्री द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स विद वाज 255 सेकेंड्स। में स्टेटमेंट लंबी है, डेटा साथ साथ लिख लेते हैं जी। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O, ठीक है, 760 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या डीकम्पोज हो रहा है, हाफ डिक्रीज half of the reactants. It's mean what is this? This is your half life. तो फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास कितनी आ गई है, 255 सेकेंड्स। ठीक है, तो यू कैन से T1, बड़ा करके लिखते हैं, T1 इज इक्वल टू 255 सेकेंड्स। इस तरह से एट द इनिशियल प्रेशर ऑफ 290 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इनिशियल प्रेशर को हम किससे कंपेयर करेंगे, या आप कह लेंगे जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर ए किसको डिनोट कर रहा था, कंसंट्रेशन को। अब क्योंकि ये गैस है तो गैस में हम कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं ए इज द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या होगी, 290 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, इसी तरह से एंड 212 सेकेंड एट द इनिशियल प्रेशर ऑफ 360। अब ये आपके पास क्या आ रही है, सेकेंड हाफ लाइफ। T2 इज द सेकेंड हाफ लाइफ 212 सेकेंड्स। और इसी तरह से A2 सेकेंड इनिशियल प्रेशर आपके पास क्या है, दैट इज द 360 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं गिवन रिएक्शन के। N2O की डीकम्पोजिशन थी जिसमें फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू ये है और इसका इनिशियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस हाफ लाइफ ये था, और सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर 360 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये इनिशियल प्रेशर था और उसके रिस्पेक्टिवली T2 हाफ लाइफ 212 सेकेंड्स थी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट्स मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने हाफ लाइफ मेथड से डिराइव किया था, दैट वाज n इज इक्वल टू 1 प्लस log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log A2 ओवर A1। इसके साथ ब्रैकेट्स लगा दें ऐसे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। 1 प्लस log, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, 255 सेकेंड्स ओवर T2 की वैल्यू क्या है, 212 सेकेंड्स ओवर log, ये ब्रैकेट होगी। ठीक है, log A2 की वैल्यू है 360 एंड A1 की वैल्यू है 290। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट वाली फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे और फिर इसका लॉग लेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका लॉग लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे जी। 255 डिवाइडेड बाय 212, आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स आप उस आंसर का लॉग लेंगे। लॉग आंसर विल बी
हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस लॉग मैं लॉग ले चुकी हूं, लॉग लेने के बाद वैल्यू आ रही है तो फिर 0.080। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, जो इसका आंसर आया था उसका मैंने लॉग ले लिया, तो फाइनल मेरे पास वैल्यू ये आ गई 0.080। ठीक है, अब नीचे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने लगी 360 डिवाइडेड बाय 290, आंसर जो है उसका हम लॉग लेंगे, लॉग आंसर इज इक्वल टू 0.0939। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको हम सिंपल डिवाइड करेंगे, आंसर आया है दैट इज 1 प्लस 0.85। ठीक है, अब 0.85 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या आएगी, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दैट केमिकल रिएक्शन क्या है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यू कैन से गिवन रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब देखिए हमने सिंपल वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है। अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो सके। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ये एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ गैसेस एट 340.5 millimeter of mercury pressure was half changed in 102 seconds। ठीक है, अब वो आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ये स्टूडेंट्स वही रिएक्शन है जिसके अंदर हमने मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में अभी हमने इसका ऑर्डर डिटरमिन किया था। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, दैट वाज द रिएक्शन। अब इसके अंदर उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया, इनिशियल प्रेशर क्या है, दैट इज A1 340.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसके रिस्पेक्टिव हाफ लाइफ क्या है स्टूडेंट्स। अब देखिए हाफ चेंज का मतलब क्या है, दैट इज द हाफ लाइफ। तो T1 इज इक्वल टू 102 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन अनदर एक्सपेरिमेंट, तो यहां पर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं कि उसका डेटा हमारे पास क्या है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या है, इनिशियल प्रेशर आप क्या लिखेंगे, A2, इसकी वैल्यू कितनी है 288 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड हाफ कंप्लीटेड इन, ये 2 होगा 140 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगेन आपके पास टू फाइंड इज द ऑर्डर, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, दैट इज N इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 ओवर T2 ओवर लॉग A2 ओवर A1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम। 1 प्लस लॉग T1 की वैल्यू है 102 एंड T2 की वैल्यू क्या है 140 सेकेंड्स। ठीक है, नीचे इनिशियल प्रेशर्स की वैल्यू लिखते हैं, A2 की पहले लिखेंगे 288 ओवर 340, इस तरह से। अब अगेन मैंने कहा था पहले इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो 102 को डिवाइड करें स्टूडेंट्स 140 से, जो आंसर आ रहा है उसका आप लॉग लेंगे, लॉग आंसर इज इक्वल टू -0.1375। ठीक है, ये आंसर आया है जो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व किया। नीचे वाले में पहले फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे हम, 288 डिवाइडेड बाय 340, जो आंसर आएगा उसका लॉग लेंगे, लॉग आंसर इज इक्वल टू -0.0720। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं,
0.1375 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1.907। अगेन स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 के, ठीक है, वेरी क्लोज टू 2। तो n की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, n विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज योर आंसर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इज इक्वल टू 3, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक आपको मजे की बात बताऊं कि हमने मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस में अभी इसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन किया था, तो वहां पे भी हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आया था थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स आप इन मेथड में से कोई भी मेथड गिवन रिएक्शन के लिए यूज करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दैट गिवन रिएक्शन क्या आएगा, सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बेसिकली मेथड्स डिस्कस किए हैं, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ ही हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है और एक एग्जांपल को भी डिस्कस किया। यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।